तो अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी ब्रेन हेल्थ बहुत ज़रूरी है। कि आप जानते हैं कि इस वर्ष 2024 में भारत सरकार ने एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जो ब्रेन हेल्थ पे फोकस करती है। और आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ इस टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र धमीजा मौजूद हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। डॉक्टर धमीजा डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज के। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, इस वर्ष ये जो नेशनल टास्क फोर्स बनी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो डीडी मॉर्निंग शो के सभी दर्शकों को और आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आपके प्रोड्यूसर्स को भी बहुत बहुत बधाई कि आप ये इतना अच्छा कार्यक्रम सुबह लेके आते हैं जो पॉजिटिव जो हमारी मानसिकता है उसको बढ़ाता है। और ये काफ़ी and I may add that when we started Friday's DD morning show a year and a half back, you were our first guest. थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ये आप सबको बहुत बहुत मेरा कॉम्प्लीमेंट भी और बधाई भी। एक बहुत बड़ा देश के लिए और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है कि हम जागरूकता बढ़ा रहे हैं और लोगों में ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ के प्रति जो देश में जो इस समय समस्याएं हैं, खासकर स्वास्थ्य से संबंधित और जो ब्रेन हेल्थ से संबंधित जो हम जूझ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि स्ट्रोक, मिर्गी, पार्किंसंस, डिमेंशिया, ये सब रोग बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी एजिंग पॉपुलेशन है। अभी इस समय हमारे 10% के आसपास लोग जो हैं वो 60 साल से ऊपर हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में ये संख्या दुगनी हो जाएगी। और जब एजिंग पॉपुलेशन है तो ये जो वृद्ध अवस्था में लोग रहेंगे तो उनकी सोशल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत जो है बढ़ेंगी। और उसके लिए देश ने जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जैसे कि आपको मालूम है, नीति आयोग जो जिसके चेयरमैन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, नीति आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया कि नेशनल टास्क फोर्स ऑन ब्रेन हेल्थ का गठन किया मेरी अध्यक्षता में। और इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं जो देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं और पेशेंट से रिलेटेड जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस समस्याओं के निदान के लिए, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। और हम मीटिंग्स कर रहे हैं और एक नीति तैयार करेंगे देश के लिए जिसमें ब्रेन हेल्थ के ऊपर जो है हमारा क्या अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में क्या हमारा कार्यक्रम होना चाहिए, देश का प्रोग्राम होना चाहिए नेशनल, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर अभी हम अभी की हाल की भारत में स्थिति देखें, जैसा आपने बताया कि हम एजिंग कंट्री हैं, अभी हम बढ़ रहे हैं उस तरफ, तो भारत में जिस तरीके की कंडीशन है उसको लेकर ये जो टास्क फोर्स है ये किस तरीके से नए कदम उठा रही है जो आज तक उठाए नहीं गए, उन पर जरा सा आप प्रकाश डालें। सबसे पहले तो ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो आएगा ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि हम चर्चा तो कर रहे हैं, हम इस बात का संज्ञान तो ले रहे हैं कि देश में ये समस्या है, इस पर खुलकर बात करें और एक देश में एक पॉलिसी बनाएं कि अगले 5 वर्ष में, फॉर एग्जांपल हम स्ट्रोक की बात करें तो पूरे विश्व में जो स्ट्रोक है, खासकर विकसित देशों में स्ट्रोक का प्रेवलेंस और इंसिडेंस जो है वो कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन भारत में बढ़ा है। इनफैक्ट भारत में डबल हो गया है। तो ये चाहे एजिंग पॉपुलेशन हो, चाहे हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हों, प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ बढ़ा है, ब्लड प्रेशर जो साइलेंट किलर है वो बढ़ा है। वो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि अनडिटेक्टेड जो लोग हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको ये लक्षण नहीं है, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल, और ख़ासकर लाइफस्टाइल जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया है और लोगों की जो है बिजी लाइफ हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। तो इन सब को देखते हुए हमारे यहाँ पे जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, उनका जो प्रेवलेंस है वो बढ़ रहा है। इसी वजह से देश ने और देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने और नीति आयोग ने मिलकर ये कदम उठाया कि इसके ऊपर चर्चा की जाए और एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए, एक पॉलिसी तैयार की जाए जो देश के पॉपुलेशन और देश की जो इस समय की करंट सिचुएशन है ब्रेन हेल्थ के ऊपर और मेंटल हेल्थ के ऊपर, उस पे एक डॉक्यूमेंट। मतलब ये कहा जा सकता है कि विकसित देशों में जब हम देख रहे हैं उसके कंपैरेटिवली इंडिया में जागरूकता थोड़ी कम है लोगों में ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ के प्रति। बिल्कुल। और ये जो स्टिग्मा है, जो हम बात नहीं करते हैं, हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं, तो ये डिस्टिग्मेटाइजेशन की ज़रूरत है और ख़ासकर मेंटल हेल्थ लिटरेसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। और आपका ये कार्यक्रम उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। और डॉक्टर साहब, हमने देखा है गत वर्षों में बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे भारत की बात करें, खिलाड़ी हों या फिर विदेशी खिलाड़ी हों, उन्होंने मेंटल हेल्थ की बात की है। जैसे साइमन बाइल्स हैं, जिम्नास्ट हैं, बेन स्टोक्स क्रिकेटर हैं, भारत में भी हैं। फिल्म आई एक बवाल, उसने एपिलेप्सी पे फोकस किया। आपको लगता है ये अच्छा कदम है? क्या पहले से थोड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है? बिल्कुल, हर दिशा में कदम उठना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, तो हर दिशा में अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए और पिछले कुछ सालों में हो भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2022 में एक जनरल असेंबली, जो 75th जनरल असेंबली हुई, उसमें भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें सभी मेंबर स्टेट, जिसके आसपास 200 कंट्रीज हैं, सभी ने ये अडॉप्ट किया कि हम ब्रेन हेल्थ पे काम करेंगे, जिसको हम WHO आई गैप प्रोग्राम बोलते हैं कि इंटर सेक्टोरल ग्लोबल एक्शन प्लान। उसमें भारत भी सिग्नेटरी है। तो अगले 10 वर्षों में जो हमारे कदम होने चाहिए वो WHO की एक टूल किट है जो हम उसको गाइडेंस के रूप में लेते हैं और उस दिशा में सभी देश काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत पहला देश है इस एरिया में जिसने पहली टास्क फोर्स बनाई है। ये टास्क फोर्स बहुत कम देशों ने बनाई है, शायद यूरोप में 3 या 4 देशों ने बनाई होगी। भारत इसमें बहुत अग्रणी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। साहब, ब्रेन हेल्थ के सॉल्यूशंस के लिए जब हम कहते हैं कि जी आप कोई क्रिएटिव कार्य करिए, चाहे आप डांसिंग करिए, सिंगिंग करिए, आप हारमोनियम सीखिए, और आज जैसे बड़ी खबर आई कि भारत के डी गुकेश चेस के नए वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। चेस खेलने से, ऐसे खेल रचनात्मक कार्यों से भी ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है? बिल्कुल होती है और आप सभी को बधाई। और ये बहुत हमारे लिए गर्वपूर्ण मोमेंट है कि वर्ल्ड चैंपियन हैं हम चेस में, और ये बहुत अचीवमेंट भी है और ये ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड भी है। ब्रेन हेल्थ में जैसे हम बात करते हैं, आपने भी अभी कार्यक्रम दिखाया योगा का, प्राणायाम का, तो एक तरफ फिजिकल फिटनेस है जिसमें हम कहते हैं कि वॉकिंग इज ए न्यू मेडिसिन, सिटिंग इज स्मोकिंग, लाइक स्मोकिंग। तो फिजिकल फिटनेस एक तरफ है और ब्रेन की फिटनेस, जिसको हम कॉग्निटिव फिटनेस बोलते हैं, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है ब्रेन हेल्थ के लिए। उससे हमारा कॉग्निटिव रिजर्व भी बढ़ता है और कॉग्निटिव फिटनेस जो है, आजकल जिम्स भी बन गए हैं जो आपको ये कॉग्निटिव फिटनेस के लिए कार्यक्रम बनाते हैं और करवाते हैं। उसमें नई लैंग्वेज सीखना है, आपकी रीडिंग है, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइजेज जो हमारे कनेक्शंस जो हैं मिलाते हैं, सोशली कनेक्टेड रहना है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं ब्रेन की फिटनेस के लिए। आप देखते होंगे अखबार में सुडोकोज हैं, क्रॉसवर्ड्स हैं, ब्रेन की एक्सरसाइज बहुत सारी हैं जी। और उनमें आपने कहा कि जैसे हारमोनियम सीखना है, कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई भी नई लैंग्वेज हो सकती है, ये सब चीज़ें ब्रेन की फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप योर ब्रेन सेल्स एंगेज। और वो एक्टिव रहेंगे तो आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा और चाहे वो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ कॉग्निटिव फिटनेस आएगी तो होलिस्टिक हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे। भारत की अगर हम बात करें, यहाँ पर अर्बन इंडिया भी है एंड देन हमारा रूरल इंडिया भी है, तो साथ ही सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सबका अलग अलग है, सबका रहन सहन अलग है। ऐसे में वो जो मेंटल कंडीशन है हमारी यहाँ की पॉपुलेशन की, क्या चैलेंज सामने आता है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं और शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो किस तरीके से उस पर काम किया जा सकता है और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? आपने ठीक कहा कि इंडिया बहुत हेट्रोजीनस कंट्री है, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग डाइट है, सबकी अलग अलग जीवन यापन का तरीका है। लेकिन मेंटल इलनेस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अर्बन एंड रूरल, बिटवीन रिच एंड पुअर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे अमीर लोग, बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों को भी मेंटल इलनेस होती है। तो मेंटल इलनेस के ऊपर चर्चा करना, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, चाहे रूरल एरिया में हो, किसी भी समाज के वर्ग में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी के लिए है और मेंटल इलनेस इज जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस। किसी को शुगर है तो किसी को ब्लड प्रेशर है तो किसी को मेंटल इलनेस हो सकती है। तो मेंटल इलनेस तो मोस्टली ट्रीटेबल है, सबका इलाज है, तो इसलिए इसको छुपाना नहीं चाहिए, इसके लिए आगे आना चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत हो तो जरूर लेनी चाहिए एंड वन शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ रिक्वायर्ड। एक संस्थान दिल्ली में जो कि बहुत प्रतिष्ठित है वो है इभास, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, जिसके डॉक्टर धमीजा डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या अब ओपीडी में बहुत से फुटफॉल्स हैं और अच्छी ट्रीटमेंट पाके वापस लोग तंदुरुस्त हो रहे हैं, मंदरुस्त हो रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हमारा संस्थान जो है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज एक देश का बहुत बड़ा मानसिक और न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल है, जहाँ तकरीबन 3000 लोग रोज़ आते हैं, 2500 से 3000 लोग। और न्यूरोलॉजी और साइकेट्री का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और फ्री मेडिसिन मिलती हैं और लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। और ये ना केवल ओपीडी बल्कि इन पेशेंट्स भी हैं हमारे यहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले हैं क्योंकि हम इस दिशा में फ्री फॉर सर्विस सरकार की तरफ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक भी किया जाए। समय समय पर हम कार्यक्रम करते हैं संस्थान के अंदर भी और संस्थान के बाहर भी, ताकि लोग जागरूक होकर आएं और अपना इलाज करवाएं। जी डॉक्टर साहब, एक जागरूकता जो 2 साल से रही है, आपने भी पहले कार्यक्रम में बताया था, टेलीमानस 1441 और हम भी हर कार्यक्रम में बताते हैं। अब 2 साल का जो डेटा आया है, जो कॉल लोग कर रहे हैं, वो अक्सर क्या कह रहे हैं? ज़्यादा डिप्रेशन के, एंजाइटी के, सुसाइड के, कौन से केसेस आते हैं? क्या वो पहली कॉल के बाद फॉलोअप भी करते हैं?
बिल्कुल करते हैं, और जो पिछले 2 सालों में हमने देखा है, 10 अक्टूबर 2022 को ये शुरू हुआ था जी। और लाखों लोगों ने जो है कॉल्स किए हैं। देश में 50 से ज़्यादा सेंटर्स काम कर रहे हैं, हमारे इभास में भी एक सेंटर काम कर रहा है दिल्ली स्टेट का, और इसमें हर तरह के हर वर्ग के लोग कॉल करते हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन इज़ कॉमन, एंग्जाइटी बहुत कॉमन है, और क्राइसिस में भी लोग कॉल करते हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी जो कार्यक्रम जो टेलीमानस का हमने बनाया है, उसमें 3 टियर्स हैं कि आप फर्स्ट कॉल करते हैं तो आपको काउंसलर फ़ोन उठाता है या फ़ोन कॉल पे अटेंड करता है आपको, और हम ये मानते हैं कि 80 से 85% जो कॉल्स हैं वहीं पे ही जो एड्रेस हो सकती हैं और हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कॉलर जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है और काउंसलर को लगता है कि इसको आगे सहायता की ज़रूरत है, तो वो रियल टाइम में एक साइकेट्रिस्ट से बात कराता है। अच्छा। तो मनोरोग विशेषज्ञ जो है वो भी 24/7 टेलीफोन पे अवेलेबल रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो काउंसलर उनको रियल टाइम में कॉल ट्रांसफ़र करता है, और उसके बाद भी अगर बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, किसी को सुसाइडल आइडिएशन है या कुछ ऐसा लग रहा है, तो फिर हम उसको हॉस्पिटल में लेके आते हैं, नज़दीक के हॉस्पिटल में, मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट में या इभास जैसे हॉस्पिटल में, जहां उनको भर्ती करके साइकेट्रिक आईसीयू में रखा जाता है, जो हमारा एक बड़ा स्पेसिफिक आईसीयू है जो केवल इभास में ही है। तो उस ऐसे दूसरे हॉस्पिटल में भी आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्राइसिस है, क्या सिर्फ एंग्जाइटी डिप्रेशन है या थोड़ा सीवियर मेंटल इलनेस है या फिर और ज़्यादा है। तो हर स्टेज के लिए इस टेलीमानस कार्यक्रम में जो 14416 नंबर है, पूरे देश में एक ही नंबर है, तो उन तीनों स्टेजेज में हम लोगों ने टेलीमानस के माध्यम से एड्रेस करने की कोशिश की है। जी, चलिए आशा करते हैं कि नंबर आपने अपने टेलीफोन में सेव कर लिया होगा, और नेशनल टास्क फोर्स ऑन ब्रेन हेल्थ की जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आएगी उसके लिए आपको शुभकामनाएं, उसका इंतजार रहेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र धनेजा। थैंक यू फॉर हैविंग।